Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2, colonization of India. Student, in this video we'll discuss how India became the colony of England. Student, initially various European companies were doing trade with India, but out of the various European country, England made India as colony. ठीक है, बहुत सारी कंट्री थी जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी, पर सिर्फ एक कंट्री जिसका नाम था इंग्लैंड, उसने कोशिश की कि वो इंडिया को क्या बना ले, अपनी कॉलोनी बना ले, और वो इस बात में बिल्कुल सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, अच्छा, जब तक 15th सेंचुरी थी तब तक जो यूरोपियंस थे वो लैंड रूट के थ्रू हमारे साथ ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 15th सेंचुरी कौन सा पीरियड होता है स्टूडेंट, 1401 से स्टार्ट होके 1500 पे ख़त्म होने वाला जो पीरियड है ये है 15th सेंचुरी। अब एक बात और ध्यान रखना कि 1450 के लगभग 1450 तक जो यूरोपियंस थे वो लैंड रूट के थ्रू हमसे ट्रेड करते थे, पर 1450 के समय में लगभग इसी टाइम में ऐसा हुआ कि टर्क्स, जो ऑटोमन टर्क्स थे, उन्होंने इस ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया, इंग्लैंड को इस तरफ आने नहीं दिया। तो अब इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम हुई, भाई इनको ट्रेडिंग तो करनी थी पर इनके पास अवेलेबल नहीं था कि वो कैसे इंडिया जाए, तो उन्होंने सी रूट खोजने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की इंडिया की, और वो मिल भी गया। वो किसको मिला? वास्को ड गामा को मिला। तो वास्को ड गामा ने, ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका, ये अफ्रीका का यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया वाला पार्ट, ये आ जाओ आप इंडिया। तो भाई ये वास्को डी गामा निकले कहाँ से? पोर्चुगल से निकले। ये टिप को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसको क्रॉस करते हुए ये कहाँ पहुँच गए? इंडिया। और इंडिया में कहाँ पहुँचे? ये कैलीकट। कहाँ पहुँचे? कैलीकट। आज इंडिया के मैप में आपको कैलीकट नहीं मिलेगा क्योंकि कैलीकट का जो नया नाम है वो हो गया कोझिकोड। ठीक है, कैलीकट किस कोस्ट पे आता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो वो बनता है बेटा मालाबार कोस्ट पे। तो वास्को डी गामा 1498 में कैलीकट मालाबार कोस्ट पे है, वहाँ पहुँचे। ठीक है, क्योंकि भाई वास्को डी गामा पोर्चुगल को हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल से बिलोंग करता था, पोर्चुगल से बिलोंग करता था। वो ईस्ट में बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था, तो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने सोचा, भले वो फ्रेंच हो, डच हो, स्पेन हो, इंग्लैंड हो, कि हम क्यों नहीं, हमें भी ट्रेड करना है भाई ईस्ट में। और यहाँ से स्टार्ट होता है कंपटीशन की इंडिया से सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कर सकता है। ठीक है, अब बनने लगी ट्रेडिंग कंपनीज। क्या बनने लगी स्टूडेंट? ट्रेडिंग कंपनी। बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी यूरोप ओवरसीज ट्रेड विथ ईस्ट बिगिन टू फेच एनोरमाउस प्रॉफिट। एनोरमाउस मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ा। बेटा 16th सेंचुरी का एंड होते होते तक तो भाई जो यूरोपियंस थे ये ईस्ट के साथ ट्रेड करके बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने लग गए थे। द रूलर्स ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज अलाउड ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट। जो यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोपियन जो रूलर्स थे, कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे, उन्होंने ग्रुप ऑफ मर्चेंट को भेजना चालू किया क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई इंडिया ईस्ट में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, तो चलो जाओ आप इतने लोग जाएँ और किसके साथ ट्रेड करें? इंडिया के साथ ट्रेड करें। क्यों करें? क्योंकि वहाँ से ट्रेड करने में हमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। तो रूलर्स ने अपने ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट को भेजा टू ट्रेड विथ इंडिया, टू ट्रेड विथ ईस्ट विथ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट्स, एक अधिकार, हिंदी में उसको बोलते हैं एक अधिकार, मोनोपोली। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू डील विद दिस। ओके, तो ये ईस्ट में बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी कंपनीज बनी और वो क्या लेकर आई परमिशन अपने किंग से कि वी आर गोइंग टू डील विथ इंडिया एक्सक्लूसिवली। ठीक है, दिस मीन दैट नो अदर मर्चेंट इन दिस कंट्रीज कुड पार्टिसिपेट इन ईस्टर्न ट्रेड। देखो किंग ने किसी 2 4 10 पर्सन को अलाउ कर दिया कि यू आर ओनली पर्सन हु इज अथोराइज टू ट्रेड विथ ईस्ट, नो अदर ट्रेडर विल ट्रेड विद दीज कंट्रीज। ठीक है भाई, तुम लोग हो, तुम ही जाओ वहाँ पर डील करो, और हमारी कंट्री से और कोई, मतलब अपनी कंट्री से और कोई नहीं जाएगा ट्रेड करने। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? उसका भी एक रीज़न था। सपोज़ करो इंग्लैंड से ए भी आया, इंग्लैंड से बी भी आया, सी भी आया। ये इंग्लैंड की 3 कंट्रीज़ थी जो किससे डील कर रही हैं? इंडिया से। बेटा इस तरीके से क्या होगा? इंडियन गुड्स की डिमांड इन तीनों को होगी, तीनों को होगी, और ये तीनों कंपटीशन करेंगे आपस में कि कौन इंडिया से बेस्ट डील लेके जाएगा, किसको सबसे ज़्यादा सप्लाई। और यहाँ पर इंडियन गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि अब सप्लायर परचेसर कौन है? 3 लोग परचेस करने आ रहे हैं, और सेलर सिर्फ एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री के कुछ लोग हैं।
तो ये डिमांड ना बढ़े या आपस में कंपटीशन ना करें, इसीलिए किंग्स ने अपना दिमाग चलाया और कुछ ऑथोराइज पर्सन को भेज दिया कि भाई जाओ तुम ये डील करो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हो गई? 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, जब क्वीन इंग्लैंड की थी एलिजाबेथ। डू रिमेंबर एलिजाबेथ वन उस टाइम क्वीन थी, ठीक है। 1631 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। उस टाइम क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ वन डू रिमेंबर वन, ठीक है। उन्होंने एक रॉयल चार्टर दिया। रॉयल चार्टर का मतलब क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट। क्या है? अब देखो, रॉयल चार्टर मतलब ये इसको इशू करने वाली रॉयल अथॉरिटी ही होगी। चार्टर का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ राइट। रॉयल चार्टर मिला किसको? मिला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। इशू करने वाली थी क्वीन एलिजाबेथ। ग्रांटिंग इट्स फाउंडर्स मोनोपोली टू ट्रेड विद ईस्ट। और इस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई कि भाई जाओ और तुम ही ट्रेड करो ईस्ट के साथ, हमारी कंट्री से कोई और तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर करने नहीं आएगा। सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनीज वर फाउंडेड बाय डच। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी डच ने भी फाउंड की। वो कब की? 1602 में। फ्रेंच ने फाउंड की 1664 में। तो अब कितनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है? 3। एक बनाई है इंग्लैंड ने, दूसरी बनाई है डच ने और तीसरी बना ली फ्रेंच। दीज कंपनी सेटअप ट्रेड सेटलमेंट इन द ईस्ट। और इन लोगों ने ईस्ट में अपने ट्रेड सेटलमेंट सेंटर्स बनाने चालू कर दिया। दे परचेज गुड्स इन बल्क, सस्ते दामों में, बहुत बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये गुड खरीद लेती है इंडिया से। जितना पॉसिबल चीप प्राइस हो उसमें ये गुड खरीदती इंडिया से। और गुड खरीदने के लिए उस टाइम स्टूडेंट कोई डॉलर कोई रुपी नहीं था। उस टाइम हम लोग डील करते थे किस में? गोल्ड में एंड सिल्वर में, ठीक है। तो यूरोपियंस अपने साथ गोल्ड लाते, सिल्वर लाते, हमारे यहाँ से चीज़ें ले जाते। अब इस तरीके से तो सोचो इंडिया में कितना गोल्ड और कितना सिल्वर इकट्ठा हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यूरोपियन, वो फ्रांस भी आ रहा है, स्पेन भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, और अपने साथ सब क्या लेके आ रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर। और हमारे यहाँ से वो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं जिसको हम हर साल ग्रो कर सकते हैं, भले वो स्पाइसेस हो भले वो कॉटन हो, जिसको हम हर साल ग्रो कर सकते हैं। पर वो हमें एक्सक्लूसिवली क्या दे रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर, जो 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 लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो हम अभी फ़ायदे में हैं। अब देखो कब तक रहते हैं। यस स्टूडेंट, अब एक पॉलिसी जिसका नाम था मार्केंटलिज्म। मार्केंटलिज्म की पॉलिसी क्या बोलती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप किसी कंट्री के रूलर हो, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरी कंट्री में मेरी कंपनीज़ का कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो, मेरी कंट्री में कोई भी व्यक्ति फॉरेन गुड के साथ कॉम्पीट ना करे, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मतलब जो फॉरेन जो कंपनीज़ हैं वो मेरी कंट्री की कंपनीज़ के साथ कंपटीशन ना करें, अपनी कंट्री की कंपनीज़ को प्रोटेक्शन देना ही क्या होता है? मार्केंटलिज्म। तो 17 और 18 सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्री के रूलर्स थे उन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम था मार्केंटलिज्म, इसके अंदर क्या किया उन्होंने? प्रोटेक्ट किया अपनी कंट्री के ट्रेड को। किससे? फॉरेन कंपटीशन से। भाई फॉरेन कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेरी कंट्री ट्रेड ही फ्लोरिश करेगा। अपने ट्रेड प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया। अब ये फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? अपनी कंट्री को ज़्यादा प्रॉफिट कैसे दे सकते हैं? तो उसके लिए क्या किया? तो इन रूलर्स ने क्या स्टार्ट कर दिया बच्चा? अपने ट्रेड को सेव करने के लिए इन्होंने कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट कर दी, कॉलोनीज़ एस्टेब्लिश करना चालू कर दी, जहाँ से ये रॉ मटेरियल लेते चीप कॉस्ट में और उन कंट्रीज़ को ही हाई प्राइजेज़ में फिनिश्ड गुड सेल कर देते। जैसे इंडिया से लिया कॉटन चीप रेट में, किसने लिया? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड में उस कॉटन से बनाया क्लॉथ और उसको हाई रेट में किसको सप्लाई कर दिया? इंडिया को। इंडिया से कॉटन लिया, इंडिया को क्लॉथ दिया, कॉटन सस्ते दामों पे लिया और क्लॉथ महंगे दामों पे दिया, ठीक है। अब भाई आपकी कॉलोनी है तो फॉरेन ट्रेडर से भी जो कंपटीशन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हर कंट्री मार्केंटलिज्म की फ़िलॉसफी को अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। हर कंट्री चाहती है कि वो दूसरी कंट्री को कॉलोनी बना ले, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ कॉलोनी भी बन गई हैं। Their effort to establish colonies and capture others। इनका बस एक ही काम था, दूसरी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाओ, ट्रेड सेंटर्स बनाओ, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अपनी अपनी कॉलोनी बनाते जाओ और वहाँ पर अपने ट्रेड सेंटर्स बना लो। इससे क्या हुई? इंटेंस राइवलरी आ गई, क्योंकि इस दौड़ में देखो बच्चा इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है,
स्पेन भी है, और लीडर तो आप लोगों ने देख ही लिया, पोर्चुगल भी है, क्योंकि हमारे इंडिया में पहुंचने वाले तो पहले पोर्चुगल थे थ्रू सी रूट। हर स्पेन की अपनी इच्छा है कि मेरी कॉलोनी बन जाए, इंग्लैंड बोल रहा पूरा वर्ल्ड मेरी कॉलोनी बन जाए, पुर्तगाल को लग रहा है कि ये टेरिटरी मेरी होनी चाहिए, फ्रांस के अपने अलग गेम है। तो बच्चा अब इंटेंस राइवलरी आ जाएगी, ये चारों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि ये चारों का सोचना है अपने ट्रेड शेयर को बढ़ाना। इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स इन इंडिया। अब इंडिया में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई, किसकी परमिशन लेके आई थी 1600 में? क्वीन एलिजाबेथ वन की। ठीक हुई बात। अब बेटा वो इंडिया में आई है तो इंडिया में भी तो किसी से परमिशन लेगी। उस टाइम इंडिया में चल रहा था मुगल रूल, मुगल रूलर जहांगीर से उसने परमिशन ली। ठीक है, एक रॉयल ऑर्डर फरमान इशू किया, किसने इशू किया? मुगल रूलर जहांगीर ने। इससे कंपनी को राइट्स मिले कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकती है। द इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स वर रन बाय कंपनीज रिक्रूट्स कॉल्ड फैक्टर्स। अब इंडिया में बेटा कौन काम करता था इन ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए? फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन होते थे? जो कंपनी के रिक्रूट्स होते थे ना, जो कंपनी के लिए काम करते थे, उन्हें फैक्टर्स बोलते थे, हैंस कॉल्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, इंग्लिश जो ट्रेड सेटलमेंट थे उनको रन करने वाले कौन थे? फैक्टर। तो इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट को क्या बोला? फैक्ट्रीज। डू रिमेंबर वाई इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट इज कॉल्ड फैक्ट्रीज? बिकॉज कंपनी रिक्रूट्स और द कंपनी वर्कर्स called factors and they are going to run the company, that is why they are going to run the trade, that is why that place trade settlement is called factories। अभी समझ में आया क्या? देखो इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट को रन करने वाली कौन थी? कंपनी। ठीक है, कंपनी के रिक्रूट्स उनको क्या बोलते थे? फैक्टर। क्योंकि कंपनी सेटलमेंट को रन कर रहे हैं फैक्टर्स, इसलिए उसको क्या बोला गया? फैक्ट्रीज। इतना तो समझ आ ही गया होगा बेटा। स्टूडेंट आज अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो आज की फैक्ट्री का मतलब होता है वेयर सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग ऑन। आज हम फैक्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, कुछ ना कुछ बन रहा हो। पर बेटा उस टाइम में फैक्ट्रीज का मतलब होता था गोडाउन फॉर गुड्स। ठीक है, क्या होता था? गोडाउन फॉर गुड्स, एन ऑफिस फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स और द रेसिडेंशियल क्वार्टर ऑफ द कंपनी सर्वेंट्स। क्या क्या मतलब होता था उस टाइम में फैक्ट्रीज का? सिर्फ इसको छोड़ के, मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के सारे मतलब होते थे। देखो वहाँ पे ही रेसिडेंशियल क्वार्टर होंगे, वहीं पर आप कंपनी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखोगे। ठीक हुई बात। कंपनी के रिकॉर्ड जहाँ मेंटेन करके रख रहे हैं वो भी फैक्ट्री है, कंपनी के रेसिडेंशियल हाउस है वो भी कंपनी है, और गुड्स का गोडाउन की तरह काम करेगा कि गुड्स को आप बल्क में परचेज करके रख सकते हैं। ठीक है, इट कंसिडर अ गोडाउन फॉर गुड्स, ऑफिस फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रेसिडेंशियल क्वार्टर फॉर द कंपनी। स्टूडेंट और ये जो कंपनी थी, ये जो अपनी फैक्ट्रीज बना रही थी, वो किस चीज़ में ट्रेड करती थी? इंडियन टेक्सटाइल, इंडिगो, इंडिगो बोले तो नील है ना, इंडियन टेक्सटाइल बोले तो कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, इंडिगो बोले तो नील, सॉल्टपेटर ये क्या होता था? एक सब्सटेंस जो गन पाउडर बनाने के काम में आता था। ठीक है, स्पाइसेस जैसे कि पेपर, पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, कार्डमम इलायची, सिनेमन दालचीनी, क्लोव्स मतलब लौंग। तो किस किस चीज़ में ट्रेड करते थे बेटा ये ब्रिटिशर्स, या जो स्पेन पोर्चुगल सब लोग? इंडियन टेक्सटाइल, उसमें कॉटन और सिल्क आएगा, इंडिगो मतलब नील, सॉल्टपेटर जो गन पाउडर बनाने का काम आता था, स्पाइसेस, स्पाइसेस के अंदर फिर पेपर, कार्डमम, सिनेमम, क्लोव्स आ जाएंगे। सो स्टूडेंट जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पर बनी? मसूलीपट्टनम, पहले इसे ही मछलीपट्टनम बोलते थे। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इंडिया वर सेटअप एट मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम एंड सूरत इन द अर्ली 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में दो इंग्लिश फैक्ट्रीज इंडिया में आई, एक थी मसूलीपट्टनम और दूसरी थी सूरत, मतलब मसूलीपट्टनम में आई और दूसरी सूरत में आई। कब आई? 17th सेंचुरी में। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी देयर वर इंग्लिश सेटलमेंट्स इन मद्रास। अच्छा देखो, शुरुआत मछलीपट्टनम से हुई, फिर सूरत में आए, फिर मद्रास, मद्रास बोले तो आज का चेन्नई, बॉम्बे बोले तो आज का मुंबई, कलकत्ता बोले तो आज का कोलकाता। ठीक है, तो पहली कहाँ पर आई बेटा? मसूलीपट्टनम, दूसरी सूरत, तीसरी मद्रास, चौथी मुंबई, पांचवी कोलकाता। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखना, पहली तो याद रखना मसूलीपट्टनम, दूसरी सूरत। और अच्छा इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं बोल सकते, हम बोल रहे हैं कि मसूलीपट्टनम और सूरत में तो अर्ली 17th सेंचुरी में ही आ गई थी, बिल्कुल शुरुआत में आ गई थी। ठीक है, और एंड तक कहाँ पहुँच गई बेटा? ये मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता।
नाउ स्टूडेंट सम सेटलमेंट्स वर फोर्टिफाइड। अब फोर्टिफाइड क्या होता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है? आप सब लोगों ने वो मूवी देखी है ना जिसका नाम है क्या, अरे बाहुबली, है ना? तो बाहुबली में आप लोगों ने देखा होगा जो कटप्पा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ से वो मारते होते हैं तीर से, है ना? तो ये आर्टिफिशियल फोर्टिफिकेशन है बेटा, जो एक पर्टिकुलर चीज़ को सेफ रखने के लिए बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपका घर यहाँ बना होता है और हम ये जो बाउंड्री वॉल बनवाते हैं, बहुत लंबी लंबी बाउंड्री वॉल, इसको ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। तो बेटा पहले किले, जो पैलेसेस होते थे, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आप किलाबंदी करते थे। ये फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी, ठीक है? तो अभी समझ में आ गया होगा ना किलाबंदी क्या है। तो कुछ सेटलमेंट्स में फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ने, ठीक है? क्यों कर दिया कि भैया ये जो लोकल रूलर है ये बहुत हॉस्टाइल है, ये हमारी फैक्ट्री को बर्बाद कर सकता है, तो चलो फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। कोई दूसरा फॉरेन राइवल जैसे फ्रेंच और स्पेन, ये हमारी फैक्ट्रीज को बर्बाद कर देगा, इसलिए हम फोर्टिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है? और उस टाइम इंग्लिश का जो मेन राइवल था वो था फ्रांस, ठीक है? एट दिस टाइम द फ्रेंच वर द मेन ट्रेड राइवल ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में उस टाइम इंग्लिश को कंपटीशन दे रहे थे फ्रेंच। नेक्स्ट टॉपिक, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। अराउंड द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडिल में स्टूडेंट्स, जब 18th सेंचुरी का मिडिल पार्ट चल रहा था, मतलब 750s की अगर हम बात करें, तो इस टाइम में क्या हुआ बेटा, जो इंग्लिश और फ्रेंच थे, इनके ट्रेड इंटरेस्ट जो थे वो क्लैश कर रहे थे। कहाँ पर? कार्नेटिक में, साउथ इंडिया में कार्नेटिक में। दोनों ही किसी एक पर्टिकुलर बात को लेके इनके जो ट्रेड इंटरेस्ट थे वो क्लैश कर रहे थे। दोनों ही एक ही टाइप की चीज़ें चाहते थे इंडिया से, ठीक है? इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? वॉर होने लगे। किस किस के बीच में? इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। कितने वॉर हुए? 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है बेटा? देखो, ये सबको स्पाइसेस चाहिए थे, सबको कॉटन टेक्सटाइल चाहिए था, सबको सिल्क चाहिए था। तो यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच आपस में लड़ने लगे। क्यों? ट्रेड को लेकर के, ठीक है? तो कहाँ पर हो रहे हैं ये वॉर, मतलब कहाँ पर इनकी जो बहस है वो ज़्यादा बढ़ रही है? वो कार्नेटिक में। कहाँ पर? साउथ इंडिया में। इससे क्या हुआ? एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हुए। इन्हीं को हम कार्नेटिक वॉर्स भी बोलते हैं। कब से कब तक हुए? 1744 से हुए 1763 तक। कितने वॉर हुए? 3 वॉर हुए। कितने हुए? 3, ठीक है? Supremacy in sea battles and shrewd leadership of Robert Clive helped English East India Company to defeat French. अब बेटा फ्रांस की यहाँ पर हार हुई। फ्रांस की हार हुई क्यों हुई? क्योंकि एक एबल लीडरशिप थी इंग्लिश के पास। कौन थे वो लीडर? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही बढ़िया थे, मतलब बहुत बढ़िया हमारे लिए नहीं थे, ब्रिटिश के लिए बढ़िया थे, क्योंकि इनमें सारे गुण थे। बहुत श्रूड थे, इंटेलिजेंट भी थे, उतना ही मस्कुलिन पावर था इनके अंदर। तो बेटा पहली बात तो एक एबल लीडरशिप, श्रूड लीडरशिप थी रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है? एक चतुर व्यक्ति थे। सी बैटल्स में तो सुप्रीमेसी थी। इंग्लैंड सी बैटल्स बहुत अच्छे फाइट कर लेता था। तो इन दोनों फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बना और उस कॉम्बिनेशन ने फ्रेंच को डिफीट किया एंड ओस्ट दैम एज राइवल इन इंडियन ट्रेड, और उठा के बाहर की तरफ फेंक दिया। किसको फेंक दिया? ब्रिटिश को नहीं, फ्रांस। फ्रांस को। किसको फेंका? फ्रांस को। जीता कौन? ब्रिटिश। हारा कौन? फ्रांस। तो बाहर कौन जाएगा? फ्रांस। द फ्रेंच एंड oust them as rival in Indian trade. oust का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, किसी की जगह हथिया लेना। तो अब इंग्लिश ने किसकी प्लेस को ले लिया बेटा? फ्रेंच की प्लेस को ले लिया है। नाउ द सोल अथॉरिटीज विद ब्रिटिश, जो मेजर कॉम्पिटिटर था फ्रेंच, उसको भी आउस्ट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ कौन बचे हैं? इंग्लैंड। पोर्चुगल भी है, पर पोर्चुगल एक टेरिटरी तक लिमिटेड है जिसका नाम है गोवा, ठीक है? फ्रांस भी 3-4 जगह रहेगा, जहाँ पर आज का पौंडीचेरी, वहाँ पर फ्रांस रहेगा। पर एक जो मोटा मोटा कंपटीशन था, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हर जगह राइवलरी थी, वो ख़त्म हो गई। और फ्रांस रहेगा पौंडीचेरी में और पोर्चुगल रहेगा गोवा में। बेटा अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे पहले इंडिया में आया कौन, तो वो भी पोर्चुगल थे। और सबसे बाद में हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं थे पोर्चुगल। तो सबसे लेट अगर इंडिया को किसी फॉरेनर ने छोड़ा है तो वो भी पोर्चुगल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना कि इंडिया में आने वाला सबसे ब्रिटिश कॉलोनी बनाने वाला कौन था? पोर्चुगल। सबसे लेट जाने वाला भी कौन था? पोर्चुगल, ठीक है? जब 1947 में हमको आज़ादी मिल भी गई तब भी पोर्चुगल गोवा से गया नहीं था।
वो तो आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी आर्मी का यूज़ करते हुए फोर्सिबली पोर्चुगल को यहाँ से भगाया, नहीं तो वो तो जाने को तैयार नहीं थे। वो लोग बोलते थे गोवा हमारी ओवरसीज़ कॉलोनी है, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ठीक है। बर्थ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। स्टूडेंट, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखो कारंडे की वॉर करके फ्रांस को समेट चुकी है, पौंडीचेरी तक। गोवा पोर्चुगल सिर्फ गोवा तक लिमिटेड है। अब सोल राइट किसके पास बचे हैं? जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो हो गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लोग चाहते थे कि इनके पास एक बड़ी सी आर्मी हो जिससे ये अपने ट्रेड सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो मिड 18 सेंचुरी में इन लोगों ने क्या किया, अपनी आर्मी बढ़ाना चालू कर दिया। ठीक है। तो इन्होंने मद्रास में ट्रेनिंग देना चालू की एक मिक्स्ड बैंड को। मिक्स्ड बैंड में कौन कौन थे? यूरोपियंस भी थे और इंडियन भी थे। मिक्स्ड बैंड में कौन कौन थे? यूरोपियन भी और इंडियन सोल्जर भी। इंडियन सोल्जर यूरोपियन सोल्जर का एक मिक्स बैंड बनाया। लेटर बॉम्बे एंड कलकत्ता ऑल्सो हैड सेपरेट आर्मी। बॉम्बे की आर्मी अलग हो गई, कलकत्ता की आर्मी अलग होगी। और देखो मद्रास में तो उन्होंने एक मिक्स्ड बैंड बना ही लिया। एक आर्मी मिक्स्ड बैंड कहाँ का चल रहा है? मद्रास का। दूसरा कहाँ बना लिया? बॉम्बे। तीसरा कहाँ बना लिया? कलकत्ता। और इन तीनों की जो कंबाइंड आर्मी थी, इन तीनों आर्मीज को कंबाइंड कर दो तो ये क्या कहलाई? कंपनीज आर्मी इन इंडिया। क्या बात समझ में आई? क्यों चाहिए थी इनको आर्मी? इनका ट्रेड सेटलमेंट को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। पहली आर्मी कहाँ बनाई? मद्रास में। मिक्स बैंड था जिसमें यूरोपियन सोल्जर्स भी थे और इंडियन भी थे। दूसरी कहाँ बनी? बॉम्बे। और तीसरी कहाँ बनी? कलकत्ता में। ठीक है। और अगर इन तीनों सेपरेट प्लेस के आर्मीज को मिला दिया जाए तो बन जाएगी कंपनीज आर्मी इन इंडिया। स्टूडेंट, जो इंडियन सोल्जर्स होते थे कंपनीज आर्मी में उन्हें सिपॉय बोला जाता था। सिपॉय पर्शियन वर्ड सिपाही से लिया गया जिसका मतलब होता है शोल्जर। पर्शियन वर्ड सिपाही से आया सिपॉय जिसका मीनिंग है शोल्जर। ठीक है। दे फॉर्म द बल्क ऑफ कंपनीज ट्रूप। कंपनी के ट्रूप में सबसे ज़्यादा अमाउंट में इंडियन सोल्जर्स हो गए। उनको ट्रेन किया गया, डिसिप्लिन किया गया, बनाया गया। वेस्टर्न मिलिट्री स्किल्स इन्हें सिखा दिए गए और बिल्कुल डिसिप्लिन एक जैसी आर्मी यूरोपियन आर्मी थी वैसी इंडियन आर्मी बना दी गई। उन्हें मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट चलाने के लिए ट्रेन किया गया। वो मैचलॉक मस्केट वगैरह चला लेते थे। मैचलॉक मस्केट क्या होता था बेटा? एक गन होती थी जिसको पहले गन पाउडर को इग्नीट किया जाता था एक बर्निंग विक से, मतलब जलती हुई बत्ती से गन पाउडर को इग्नीट करेंगे और फिर वो फायर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडियन लोगों को क्या बना दिया गया? ब्रिटिश सिपॉय। ठीक है। मतलब जो आर्मी इंडियन आर्मी बनी उसका जो बेसिक बेस था वो कहाँ से आया? यूरोपियन आर्मी से आया। वैसी ट्रेनिंग, वैसी प्रॉपर ड्रेसअप कर दिया गया, मॉडर्न वेपन्स चलाने सिखाए गए। ठीक है। फिर स्टूडेंट इंडिया को कॉलोनी बना लिया, पूरे इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया ब्रिटिश ने। किसकी हेल्प से? कंपनीज वेल इक्विप्ड वेल ट्रेंड डिसिप्लिन्ड आर्मी से। सोचो भाई, हमारे लोगों को हमारे अगेंस्ट में यूज़ किया। पहले हमारे लोगों को आर्मी ट्रेनिंग दे दी, फिर हमारे लोगों को जैसी आर्मी ट्रेनिंग दे दी फिर क्या किया? वेल इक्विप्ड हो गई हमारी आर्मी, वेल ट्रेंड हो गई और डिसिप्लिन में काम तो वो कर ही रहे थे। तो पूरा इंडिया कॉलोनाइज हो गया। किसकी हेल्प से? वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड डिसिप्लिन्ड आर्मी की हेल्प से। फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर। भाई अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए आई थी ना, खरीदने बेचने आई थी। ये पॉलिटिकल पावर कैसे बन गई ये देखते हैं। कैसे एक ट्रेडिंग करने आई कंपनी भाई क्या करने लग गई? पॉलिटिकल पावर में आ गई। तो पहला हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब बंगाल की कहानी ऐसी थी स्टूडेंट कि बंगाल में है एक रिवर जिसका नाम है हुगली। वहाँ पर पहला ट्रेड सेटलमेंट बनाया किसने बनाया? इंग्लिश ने बना लिया। कब बना लिया? 1651 में। ठीक है। ट्रेड सेटलमेंट बन गया हुगली रिवर के बैंक पे। यहाँ पर जैसे जैसे ट्रेड फ्लोरिश करता गया इन लोगों ने ट्रेड रूल्स को वॉयलेट करना चालू कर दिया। अब जहांगीर से जो परमिशन लेके ये लोग इंडिया में ट्रेड करने लग गए थे वो ट्रेड रूल्स को ये लोग वॉयलेट करने लग गए जैसे जैसे इनका ट्रेड बढ़ता गया। अब मुगल एम्परर जहांगीर नहीं, अब मुगल एम्परर कौन बन गया? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े से ज़्यादा गुस्से वाले थे तो वो गुस्सा हो गए भाई, हॉस्टाइल हो गए। ठीक है। मुगल एम्परर औरंगज़ेब टर्न्ड हॉस्टाइल। उनको लगा कि जितनी परमिशन तुम्हें दी उस लिमिट में तुम काम करो भाई, एक्स्ट्रा काम नहीं करो। ऐसा किसने बोला? औरंगज़ेब ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। अनडिफिटेड इट्स फोर्स। अगर अंग्रेजों को कोई हरा पाया तो इस बात की खुशी मनाओ कि पूरी 8th हिस्ट्री में ये औरंगज़ेब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेज़ों को हरा पाए। ठीक है। तो तालियां हो जाए औरंगज़ेब के लिए। अदरवाइज़ तो अब सब हारेंगे। इसके बाद जितने भी लोग होंगे जो ब्रिटिश से लड़ेंगे सारे हार जाएंगे। तो भैया अगर किसी ने डिफीट किया है कंपनी की फोर्सेस को तो वो कौन ही? औरंगज़ेब। बाद में औरंगज़ेब ने बोल दिया ओके
if you want to do trade here, do trade, but you have to give me annual payment. पर तुम्हें मुझे एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। करो ट्रेड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूटी फ्री करो, पर हमें एक एनुअल पेमेंट दे दो। लेटर औरंगजेब परमिटेड टू कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। इन रिटर्न, इसके रिटर्न में हमें क्या चाहिए भाई, एनुअल पेमेंट चाहिए। आई बात समझ में। In 1690, Job Charnock established an English factory at a place called सुल्तानुती। एक जगह थी जहाँ पर इंग्लिश ने अपनी फैक्ट्री बनाई। कब बनाई? 1690। किसके अंडर में बनाई? चार्नॉक, जॉब चार्नॉक। तो जॉब चार्नॉक ने 1690 में एक इंग्लिश फैक्ट्री बना दी सुल्तानुती में। ठीक है, सुल्तानुती में। फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन भी क्या मैंने बताया ना, ये फैक्ट्री है, सपोज करो इसके आसपास बाउंड्री वॉल बनाने को क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लोकल रिवोल्ट्स एंड अटैक्स। उनको ऐसा लग रहा था कि भैया मैंने ये जो फैक्ट्री बनाई है इस पर कोई लोकल रिवोल्ट ना हो, कोई फॉरेन रिवोल्ट ना हो, इसीलिए मैं इसको फोर्टिफाई कर देता हूँ। उन्होंने फोर्टिफाई कर दिया और उसका नाम रख दिया फोर्ट विलियम। क्या नाम रख दिया स्टूडेंट, ध्यान रखना, फोर्ट विलियम। Soon after this company was granted the जमींदारी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। इसी के बाद फिर क्या हो गए, कंपनी को जमींदारी राइट मिल गए, ठीक है। तो भैया फोर्ट विलियम बन गया है, ठीक है। कहाँ बना है? सुल्तानुती के पास फोर्ट विलियम बन गया है। इसके बाद अब उनको ज़मींदारी राइट्स भी मिल गए हैं। मतलब ज़मींदारी राइट का मतलब क्या होता है बेटा? रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट, ठीक है। सुल्तानुती के रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट भी किसके पास है? ब्रिटिश के पास है। और उनके पास में एक विलेज है गोविंदपुर के भी रेवेन्यू जो कलेक्शन का काम है वो ब्रिटिश ही करेंगे। और कालीकाता का काम, कालीकाता, सुल्तानुती, गोविंदपुर, इनकी ज़मींदारी राइट्स किसको मिल गए हैं बेटा? ब्रिटिश को मिल गए हैं, ठीक है। तो जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट था जिसको हम फोर्ट विलियम बोलते हैं, द फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम अलॉन्ग विद दिस 3 विलेजेस लेटर कॉल्ड एज कलकत्ता। फोर्ट विलियम, कालीकत, सुल्तानुता और गोविंदपुर, इनको बाद में जाके क्या बोला गया? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। Yes, students. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। अब स्टूडेंट जब ये बंगाल में ट्रेड कर रहे थे तो इनको बहुत एनोरमाउस, बहुत अमाउंट में प्रॉफिट मिल रहा था, किस कंपनी को मिल रहा था? क्योंकि बंगाल से जो गुड आते थे वो इंग्लिश इम्पोर्ट फ्रॉम एशिया का एक बहुत बड़ा पार्ट थे, ठीक है। एज गुड्स फ्रॉम बंगाल फॉर्म्ड मच ऑफ द इंग्लिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम एशिया के इम्पोर्ट में बंगाल का जो शेयर था वो बहुत ज़्यादा था। कंपनी को यहाँ पर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के राइट थे, पर कंपनी के जो सर्वेंट थे उन्होंने इस राइट का मिसयूज़ किया। समझ में ये बात? कंपनी को मिला है क्या? राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, ठीक है। ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर सकते हो, पर यहाँ जो कंपनी के सर्वेंट थे इन्होंने इस पावर को मिसयूज़ किया। उन्होंने इलीगल प्राइवेट ट्रेड को यहाँ पर चालू कर दिया और ट्रेड ड्यूटीज़ देना बंद कर दिया, ठीक है। They carried on illegal private trade and did not pay trade duties payable by individual merchant। देखो, एक कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे कि भाई तुम कंपनी तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड करोगे, ना कि किसी इंडिविजुअल को। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये जो XYZ जितने भी वाइसरॉयज़ या जो भी इंडिविजुअल पर्सन आए, इन लोगों ने कंपनी के नाम पे अपना ट्रेड खुद से ट्रेड करना चालू कर दिया और हर इंडिविजुअल को जो ड्यूटी देनी थी वो इन्होंने दी नहीं। दिस कॉज्ड अ हैवी लॉस ऑफ, इससे बहुत हैवी लॉस हुए। किसको होंगे बेटा? बंगाल के नवाब को, क्योंकि पूरा ट्रेड कहाँ से हो रहा है? बंगाल से। बंगाल के नवाब हॉस्टाइल हो गए, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया इस बात को लेके। किस पे के ऊपर? कंपनी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि उनको तो एक बहुत बड़ा जो अमाउंट था जो रिसीव होना चाहिए था वो रिसीव ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है बेटा वो रिसीव? क्योंकि जो देखो कंपनी तो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर ही रही है, जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो लोग भी इलीगल ट्रेड करने लग गए हैं। तो यहाँ अब बंगाल को हो रहा है रेवेन्यू लॉस। मिड 18th सेंचुरी में जो नवाब मुर्शिद कुली खान थे and Nawab Alivardi Khan of Bengal kept strict control over European trader and resisted the fortification of European trade settlement। भले वो मुर्शिद कुली खान हो या अलीवर्दी खान हो, इन दोनों ने यूरोपियन ट्रेड सेटलमेंट को बनने नहीं दिया और वो बिल्कुल खिलाफ थे फोर्टिफिकेशन का। उनका कहना ये था एक किला होता है तब किले की बंदी होती है, पहले इसको सेव करने के लिए आप फोर्टिफिकेशन बनाते हो, पर तुम्हारे ट्रेड यहाँ पर बॉडी तो रखा है, इसको कौन लूट रहा है, तुम क्यों फोर्टिफिकेशन बना रहे हो? ये दोनों का कहना था, अलीवर्दी खान का भी और मुर्शिद कुली खान का भी, ठीक है। पर इनकी अलीवर्दी खान की जब डेथ हो गई, जब वो नवाब थे 1756 में, तो कौन नवाब बने बेटा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सक्सीडेड अलीवर्दी खान एज नवाब इन
1756। अब 1756 से यहाँ पर अली वर्दी खान की डेथ हो रही है, तो कौन नवाब बन रहा है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बड़े अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान थे मतलब गुस्से वाले इंसान थे। इन्होंने कंपनी को बाहर भगा दिया कलकत्ता से कि भागो, फालतू फालतू फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, हमारे ट्रेडिंग राइट जो हमने ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के राइट दिए हैं उसका मिसयूज़ कर रहे हो गधों, तुम जाओ यहाँ से। किसने किया ये? सिराजुद्दौला ने किया। ये कब नवाब बने थे? 1756। इन्होंने क्या बोला कंपनी ऑफिशियल्स को? जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, यू आर नॉट हैविंग एनी राइट टू मेक फोर्टिफिकेशंस एंड वट एवर राइट्स ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स वी हैव गिवन, यू आर मिसयूजिंग दैट, it is very bad move. But what happened? But Robert Clive soon took the charge of company forces in Bengal. Now who will become the companies in charge? Robert Clive. मैंने आपको पहले बताया रॉबर्ट क्लाइव, तो वो एक डायलॉग है जो मुझे याद नहीं आ रहा, वो चीते की चाल बाज की नज़र, वैसे थे रॉबर्ट क्लाइव भाई। इन्होंने बहुत जीतें दिलवाई हैं ब्रिटिश को। तो अब रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री हो गई। स्टूडेंट्स, तो ये पोइट्री है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद ये एक बहुत आगे तक गए, हाई पोजीशन तक गए, ठीक है। इन्होंने बहुत वेल्थ इकट्ठा की, ठीक है। पर बाद में इनको करप्शन चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए और इन्होंने सुसाइड कर लिया। अदरवाइज़ एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे लिए नहीं ब्रिटिश के लिए। बहुत सारी जीतें इन्होंने ब्रिटिश को दिलाई, पर ये नबूब बन गए बाद में। नबूब बोले तो नवाब की तरह इनका लेविश लाइफस्टाइल होने लगा। बेसिकली इनको करप्शन की, कोई कंपनी में करप्शन तो नहीं कर रहा है ये देखने के लिए भेजा गया था, पर ये तो खुद करप्शन किए। इन पे जब बाद में करप्शन के चार्जेस लग गए, लगने के बाद भाई ये इनका जब ट्रायल हुआ तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी और इन्होंने सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट, ये है फोर्ट विलियम, ठीक है। क्या है ये? फोर्ट विलियम। और रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की अर्लियर पोजीशन फिर कर ली, जितने भी ट्रेड प्रिविलेजेस थे उनको वापस से ले लिया, ठीक है। टिकेरियस मीन्स मतलब थाम दाम नंद भेंट यूज़ करके फिर से वापस अपनी पोजीशन जमा ली। अब होगा बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। वो राजा कब बने? 1756 में, एक साल बाद ही युद्ध हो गया। क्लाइव ब्राइब्ड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ सिराज कोर्ट। सिराजुद्दौला के कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उनको ब्राइब दे दी। किसने ब्राइब दे दी बेटा? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसको दी? सिराजुद्दौला के कोर्ट के व्यक्तियों को, जिसमें कि एक था उनका मेजर जनरल जिसका नाम था मीर जाफ़र। क्लाइव इंट्रीग्यूड अल्टीमेटली लेड टू बैटल ऑफ प्लासी, और ये जो क्लाइव कर रहे थे इससे बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। मीर जाफ़र ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया बैटलफील्ड से, सिराज की हार हुई। देखो बेटा, एक मिलिट्री कमांडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लड़ाई में। सिराजुद्दौला को ये लग रहा था मेरे पीछे इतनी सारी सेना है, पर मीर जाफ़र ने क्या किया? ये रॉबर्ट क्लाइव की बातों में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव ने इनको प्रॉमिस कर दिया कि तुम हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हें नया नवाब बना देंगे। तो ये नवाब बनने के चक्कर में आधी सेना लेके इधर उधर चले गए, बैटलफील्ड में पहुँचे ही नहीं, विड्रॉ कर लिया इन्होंने। तो अब सिराजुद्दौला तो हार नहीं था क्योंकि उसके पास आधी सेना थी। क्योंकि मीर जाफ़र हार गए तो सॉरी, मीर जाफ़र नहीं, सिराजुद्दौला हार गए। कौन हार गए? सिराजुद्दौला। मीर जाफ़र तो लड़ने ही नहीं गए, तो अब सिराजुद्दौला हार गए। तो जैसा कि ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि मीर जाफ़र नए वाले किंग बन जाएंगे, तो मीर जाफ़र नए किंग बन गए, ठीक है। न्यू रूलर इन रिटर्न फॉर लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत पैसा इनको देना पड़ा। द जमींदारी ऑफ 24 परगनाज इन बंगाल एंड राइट्स टू फ्री ट्रेड। अब इनको क्या क्या देना पड़ा भाई? ये नवाब बनने के चक्कर में अपने सिराजुद्दौला को तो हराए, क्या क्या दे दिया? 24 जो परगनास थे, विलेजेस समझ लो बंगाल में, उनका टैक्स कलेक्शन राइट किसको मिल गया? किसको मिल गया? ब्रिटिश को मिल गया। साथ साथ में राइट टू फ्री ट्रेड, अब हम तुम्हारे बंगाल में फ्री ट्रेड भी करेंगे और आपके 24 जो गांव हैं, परगना है, उनका टैक्स भी हम कलेक्ट करेंगे। मतलब ये तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी मीर जाफ़र के लिए। फिर भी मीर जाफ़र को राजा बनना था, नवाब बनना था, मीर जाफ़र मान गए। जैसे प्लासी में विक्ट्री हुई किसकी? ब्रिटिश की। ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम मियर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन टू पॉलिटिकल पावर। पहले वो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन था, पर अब बंगाल में जैसे ही उनकी जीत हुई वो पॉलिटिकल पावर के रूप में जाने लगे। और इससे अंग्रेज़ों को एक बात और समझ में आ गई, इंग्लिश को बेटा, कि ये जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। और उनको एक बंगाल के नवाब को हराने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम चाहें तो इंडिया में किसी भी किंग को हरा सकते हैं। बहुत ही वीक मैनेजमेंट है इनका,
हर व्यक्ति लालची है, किसी को हराने में हमारा साथ दे देगा। मीर जाफ़र ने सोचा ही नहीं, मीर जाफ़र को बंगाल का सोचना था, सिराजुद्दौला का सोचना था, उसने खुद नवाब बनने के लिए ब्रिटिश को हाँ बोल दिया। ये गलत बात है। तो ब्रिटिश अब सारा प्लान समझ गए, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी ने कंपनी को मियर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन से पॉलिटिकल पावर बना के रख दिया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद वाला मीर जाफ़र और जो भी आगे वाला पार्ट है वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन।